मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, MBBS MD, और मैं IMA के अध्यक्ष डॉक्टर जयलाल को 8 सलाह देना चाहता हूं। पहली सलाह, आयुर्वेद या स्वामी रामदेव जी को टारगेट न करें। आपको समझना होगा कि नेचुरोपैथ क्या है, आयुर्वेद क्या है, एलोपैथ क्या है। एलोपैथ की जननी आयुर्वेद ही है। एलोपैथ आयुर्वेद से ही निकला है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक तत्व है करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है, अभी वेस्टर्न साइंस, एलोपैथिक साइंस उस पर स्टडी कर रही है और कह रही कि ये तो कैंसर में काम आती है, एंटी कैंसर इसमें प्रॉपर्टीज होती है। ये करक्यूमिन हल्दी में होता है और हल्दी एंटी कैंसर होती है। हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने उसी ज्ञान को ले लिया, उसी हल्दी को ले लिया, उसमें से केमिकल बाइफर्केशन, टाइफर्केशन, मल्टीफर्केशन करते गए और एक एक तत्व में से जो तत्व आपको उसमें ठीक लगा उस तत्व को अपना नाम दे दिया। जैसे कि करक्यूमिन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C21H20C6। अब हो सकता है आप ऐसा ही केमिकल बना दे या इसके मिलता जुलता बना दे और कह दे कि देखो ये तो एंटी कैंसर तत्व हमने बनाया। आपने कुछ नहीं बनाया, या आपने आयुर्वेद के विज्ञान से, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान से ही चुराया है। बस ये है कि आपने नामकरण अलग कर दिया, तत्व उसमें से निकाल दिया। ऐसे ही सब जगह हुआ है। एक सब्जेक्ट होता था फार्माकोग्नोसी, जो आजकल बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। उसमें बकायदा ये बताया जाता था कि किस तत्व की वास्तविक पदार्थ, वास्तविक कौन सा प्लांट है, किस पौधे से वो तत्व आया है, और ये सारा ज्ञान आयुर्वेद से ही चुराया गया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपको सलाह देता हूं कि आयुर्वेद का और स्वामी रामदेव जी को टारगेट न करें। दूसरी सलाह, योग अवश्य पढ़ें। योग वो नहीं है। योग क्या है? योग मतलब जोड़ना, एडिशन, 1+1, एक और एक योग। तो साधारण परिस्थिति में 1+1 2 हो जाता है, एक और एक 2 हो जाते हैं। लेकिन जब योग की बात होती है तो एक और एक ही होता है। जैसे कि आत्मा और परमात्मा का जो जोड़ होता है उसको योग कहते हैं। अभी तो स्वामी जी ने आपको सिर्फ आसन और प्राणायाम बताए हैं। जिस दिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम के साथ साथ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात करेंगे, और समाधि के अंदर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की बात होगी, उस दिन आपका क्या होगा? इसलिए योग को पढ़ें, ऋषि पतंजलि को पढ़ें, और आपका तो अब समय भी आ गया पढ़ने का। तीसरी सलाह, आपने यीशु मसीह का अपमान किया है, अपने निजी फायदों के लिए उनका इस्तेमाल किया है, उनका प्रयोग किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपको सलाह देता हूं कि यीशु मसीह का अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए प्रयोग न करें। यीशु मसीह कौन थे पता है आपको? यीशु मसीह 13 वर्ष की उम्र से भारत आए थे और 30 वर्ष की उम्र तक भारत रहे, 17 वर्ष तक। सिंध, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, हरिद्वार, पुरी, तिब्बत, पूरा भारत भ्रमण किया और जैन मुनियों से, बुद्धिस्ट लामाओं से और सनातनी ऋषि मुनियों से योग का ज्ञान प्राप्त किया। जब वो महान योगी बन गए तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने ही देश की जनता को कुछ सिखाऊं, कुछ बताऊं कि वास्तव में जीवन क्या है। जब वो अपने देश में गए तो उनको लगा क्या ये कौन सी बात हो गई, ये तो किसी और देश की सभ्यता और संस्कृति को फैला रहे हैं। इसलिए आप लोगों के पूर्वजों ने ही उनको सूली पर लटकाया। लेकिन वो योगी थे, वो योग निद्रा में चले गए। और बड़े बड़े योगी होते हैं, वो कई कई दिन तक अपनी श्वास को रोक सकते हैं। और यीशु तो भारत में कई ऋषियों से उन्होंने तपस्या ली थी,
यहां तक कि महाअवतार बाबा से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आपको विश्वास नहीं हो तो एक पुस्तक है अननोन ईयर्स ऑफ जीसस, निकोलस नोटोविच की, उस पुस्तक को पढ़े, आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। चौथी सलाह, आईएमए को अपना नाम बदल देना चाहिए। इसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बजाय इंडियन एलोपैथिक एसोसिएशन कर देना चाहिए, क्योंकि ये शब्द मिसनोमर है। इससे लगता है कि सभी तरह के डॉक्टर्स शामिल हैं। या तो आप इसके अंदर बाकी स्ट्रीम्स के डॉक्टर्स को भी लें, या इस नाम को आप बदल दें। पांचवी सलाह, ये जो कोरोना का जो गेम चल रहा है, इस गेम को एक्सपोज करें, जनता को बताएं, अपने डॉक्टर्स को बताएं किस प्रकार से आरटीपीसीआर टेस्ट 2% से लेकर 50% तक गलत नतीजे देता है। तंजानिया के राष्ट्रपति ने जब ये पाया तो टेस्ट करवाया अपने देश के अंदर, तो मालूम चला कि बकरी का सैंपल पॉजिटिव आ गया, पपीता पॉजिटिव आ गया, अनानास पॉजिटिव आ गया, चिड़िया पॉजिटिव आ गया। उन्होंने WHO को निकाल दिया, अपने देश में कोई लॉकडाउन नहीं किया। और अधिक जानकारी चाहिए तो एक पुस्तक पढ़िए, कोरोना पैंडेमिक स्कैंडल। जिस आयुर्वेद की आप बुराई कर रहे हैं वो देखिए, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एम्स में आयुर्वेदिक इलाज से सभी कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। जब 100% एम्स में कोरोना का इलाज हो रहा, आयुर्वेदिक ठीक हो रहा है, तो फिर क्या समस्या आप लोगों को? तो मेरी आपको जो छठी सलाह है वो ये है कि आयुर्वेद में इसका 100% इलाज बताया गया। ये एम्स की स्टडी है, एम्स की स्टडी है। जब ऐसी स्थिति में 100% इलाज है तो मेरी आपको छठी सलाह है कि आप वैक्सीन मत लगवाना। नहीं तो डॉक्टर के अग्रवाल ने जो गलती की, रोहित सरदाना ने जो गलती की, रूबिका लियाकत की माताजी ने जो गलती की, वही गलती आप करने जा रहे हैं। वो गलती आप मत करें। नहीं तो आपको भी ट्वीट करना पड़ेगा, आपके बच्चों को ट्वीट करना पड़ेगा कि हमारे पिताजी नहीं रहे, अब मुझ में जिंदा रहेंगे। ऐसा ट्वीट आपको भी करना पड़ेगा, और हम लोगों को आपके दर्शन आपके संतानों में करने पड़ेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आपको सलाह देता हूं कि आप वैक्सीन न लगवाएं। साथ ही बात, एक खबर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये देखिए, पढ़ के बताऊं, पैसों के लालच में ज्यादातर डॉक्टर्स फाड़ते हैं गर्भवती का पेट। ये सिजेरियन ऑपरेशन की बात चल रही है। मेरा एक फ्रेंड है गायनोकोलॉजिस्ट, उसने मुझे बताया कि बहुत से जहां मैं काम करता हूं वहां पर 60% डिलीवरी, 60% डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से होती है, ऑपरेशन से होती है। तो मैंने से पूछा है, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? क्या भारत की महिलाओं के 60% पेल्विस खराब हो गई है? तो चूंकि वो नया नया वहां काम करने गया था, उसने कहा बॉस मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन थोड़ा टाइम बाद मैं छोड़ दूंगा यहां से। ये है, ये हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो पता लगाइए, और जहां भी माल प्रैक्टिस हो रही है उसको रोकने का प्रयत्न कीजिए। ये माल प्रैक्टिस है। 60% से ज्यादा डिलीवरी ऑपरेशन से हो, और ऐसी कई तरह की माल प्रैक्टिस चल रही है समाज के अंदर। इसको रोकने का उत्तरदायित्व तो आपका भी है, उसको आप रोकने का प्रयास कीजिए। ये मेरी आपको सलाह है। और 8वीं और अंतिम सलाह, जहां प्रोटोकॉल और पेशेंट्स के बीच का फर्क करना हो, प्रोटोकॉल और पेशेंट के बीच में एक का चुनाव करना हो, तो पेशेंट्स का चुनाव कीजिए, प्रोटोकॉल का नहीं। तोड़ दीजिए प्रोटोकॉल सारे, पेशेंट का चुनाव कीजिए। एक चिकित्सक जो होता है वो अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से किसी मरीज का इलाज करता है। उसको प्रोटोकॉल में बांध दोगे कि यही दवाई लिखनी है, चाहे पेशेंट मर जाए तो वही लिखेगा और पेशेंट मरेगा। यही तो हो रहा है इस गेम के अंदर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी अपने डॉक्टर से कहें कि भैया प्रोटोकॉल और पेशेंट के बीच में अगर चुनाव करना है तो पेशेंट का चुनाव करें, प्रोटोकॉल करें। साथियों, इस वीडियो को डॉक्टर जयादा तक आप जरूर पहुंचाएं, और साथ में भारत की आम जनता को जागरूक करना भी आवश्यक है। इसलिए उन सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें जहां पर आप लोगों को
गालियां सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी गालियां सुनकर भी हम यदि उनको बचाने का प्रयास करें तो यही हमारा उत्तम कार्य होगा। उनकी गालियां सुनने के बावजूद भी हम उनको बचाने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।